इस आईपीओ सीजन में एक और नया आईपीओ ओपन हो चुका है। पाइनलेब कंपनी का आईपीओ 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाइनलेब कंपनी आखिर करती क्या है, आखिर ये जो पैसे लेने वाली है वो क्या करने वाली है पैसे का, इसका फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी क्या करती है इसके बारे में डिटेल रिव्यू करने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर समझने की कोशिश करेंगे भैया कि आखिर इस कंपनी में अप्लाई करना अपने लिए वर्थित होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि मान लो कभी पेट्रोल पंप पे जाते हो, उस टाइम जब अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो, जो मशीन में स्वाइप करते हो वो मशीन इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया रहता है। उसमें जो प्रोसेसिंग होता है नेट डिजिटली जो भी मैनेजमेंट होता है, जैसे आप पेमेंट करोगे उसके बाद उस व्यक्ति के यानी जो ऑनर है पेट्रोल पंप के उनके अकाउंट में जाएगा, यानी मर्चेंट के अकाउंट में जाएगा। वो जो प्रोसेस होता है यही कंपनी करवाती है। ऐसा नहीं है कि यही केवल कंपनी है जो कि ये करवाती है, कंपटीटर ऑलरेडी इस सेक्टर में बहुत सारे हैं, बट ये मैंने एग्जांपल देकर समझाया कि ये कंपनी का काम क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप जाते हो मॉल में जाने के बाद जब अपना शॉपिंग करने के बाद क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी स्वाइप करना चाहते हो वो करते हो, उस टाइम भी आप देखते होगे कि एक ऐसा मशीन लगाया गया जिसमें आप स्वाइप करो। वो प्रोसेस सेम होता है, इसी कंपनी के द्वारा लगाया गया था। मतलब ये कंपनी बेसिकली वही काम करवाती है, उसके बाद भी और काम करवाते हैं। इनके बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं। मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा आपसे, जैसे एच डी एफ सी बैंक, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, ये कंपनियां सर, ये सारी कंपनियां भी पाइनलेब कंपनी का कस्टमर्स है अभी के डेट में। इसके अलावा भी अमेजॉन, एलजी, फ्लिपकार्ट, ये लोग भी इनके कस्टमर है करंटली। आगे बात करेंगे अभी तक के डाटा के हिसाब से। मतलब बेसिकली ये इनका काम होता है। और भी काम होता है, जैसे अमेजॉन पे आप जाकर शॉपिंग करते हो उस टाइम जो प्रोसेस होता है, गेट पे जो प्रोसेसिंग होता है, जैसे मान लीजिए एक अमेजॉन हो गया, एक व्यक्ति हो गया मैं, और जो बीच का जब मैं पेमेंट किसी चीज को बाई करने के लिए करूंगा तो वो जो पेमेंट करने का प्रोसेस होता है इन कंपनी के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है। ये कंपनी वही करवाती है, बीच में गेटवे का प्रोसेस देती है, ताकि उसके बाद ये मर्चेंट के पास ये ट्रांसफर करता है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग का जो फीस लगता है वो कंपनी यानी कि अमेजॉन पे करती है इन लोगों को। हमसे ये कोई पेमेंट नहीं लेती है। इन कंपनी के पास हम लोग ये कस्टमर बेस नहीं है, कंपनी के पास मर्चेंट और जो भी अभी इंस्टीट्यूशनल रिटेलर जो भी ब्रांड्स है, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह, सारी चीज़ें ये लोग कस्टमर है। हम लोग इनका कस्टमर नहीं है बेसिकली, ठीक है। मोटा मोटी ये है। बाकी उसके बाद भी और भी बिजनेसेस हैं इनके। जैसे अमेजन पे जाते हो, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को गिफ्ट ऑफर करना है, वाउचर कोड जो गिफ्ट कार्ड होता है, गिफ्ट वाउचर जो भी बोलते हैं उसको, तो आप जब बाई करते हो ना तो वो जो प्रोसेस करवाता है ये कंपनी करवाता है, पाइनलेब। और वो जो पैसा लेता है वो कंपनी के द्वारा उस उधर से पेमेंट करता है। तो मतलब कि समझ रहे हो ना, हम लोग उसका कस्टमर नहीं है। उसके बाद भी और चीज़ें ऑफर करते हैं। और ये पाइनलेब कंपनी बैंक से एफिलिएटेड रहता है, बहुत सारे बैंक से ये लोग लिंक रहते हैं, 100%। अब चाहता है कि उसको लोन लेना है तो ये कंपनी भी प्रोवाइड करती है उन लोगों को लोन, बेसिकली हम लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा एक बाय नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन ये लोग मिलके करवाते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस मोटा मोटी यही है कि ये डिजिटली ये अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इन्हीं का फिनटेक कंपनी है, पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, ये बेसिक अपने को समझ में आ गया। जो स्वाइप वाला मशीन होता है मेन बिजनेस हो गया। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जो पेमेंट करते हो वो इन्हीं लोगों का होता है। बाकी आप जब जाकर वहाँ पे कूपन खरीद के किसी व्यक्ति को देते हो, ये इन्हीं लोग प्रोसेस करते हैं। मॉल में जाने के बाद शॉपिंग करते हो, उस टाइम जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो, जो मशीन होता है इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया रहता है। बाकी जब उन दुकानदार को और ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है तो ये कंपनी भी उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अलग बैंक से मिलते हुए, ठीक है। तो बेसिक अपने को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 30 जून 2025 के हिसाब से माने तो 9,88,304 मर्चेंट इनके पास ऑलरेडी हैं। मतलब इतना कस्टमर इनके पास है मर्चेंट में। 716 कंज्यूमर ब्रांड एंड इंटरप्राइजेज हैं और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक अमेजॉन, एलजी, फ्लिपकार्ट। ये कंपनी जो है इन लोगों का ही कस्टमर है भैया। बेसिक चीज अपने को पता चल गया। अब डिटेल में चलती है। कंपनी 7 नवंबर को ओपन हो रही है, 11 नवंबर तक आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 13 तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे। 13 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर दिखने लगेंगे भैया। 14 तारीख को ये कंपनी का लिस्टिंग होगा। 1 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। 67 शेयर्स आप इसमें एक लॉट में आ जाएगा, जो कि टोटल प्राइस बैंड अपर प्राइस बैंड के हिसाब से होगा इन्वेस्टमेंट 14,807 रुपए। बाकी रिटेल के लिए मैक्स लॉट अप्लाई कर सकते हो 30 लॉट, जिसमें आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा 1,92,491 रुपीज। इसके आगे आपको अप्लाई करना है तो कैटेगरी स्विच करके 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2,07,298 रुपए लगेंगे। अब आईपीओ के डिटेल के बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि इसका जो फेस वैल्यू रखा गया 1 रुपये पर से रखा गया है। प्राइस बैंड जो रखा गया है 210 रुपए से 221 रुपए के प्राइस बैंड रखा गया। 68 शेयर का एक लॉट बनाया गया है। ये जो कंपनी टोटल पैसा उठा रही है मार्केट से जो है कि 3899 करोड़, जिसमें से 2080 करोड़ फ्रेश इश्यू है। रिमेनिंग जो बचता है 1819 करोड़, ये
ऑफर फॉर सेल है भैया, ठीक है जी। एम्प्लॉय के लिए 21 रुपये का डिस्काउंट है। NSE BSE पे दोनों पे लिस्ट होने लगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है, अच्छा लगता है, मतलब क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है जी। इसमें से आप रिटेल के लिए 10% रिजर्व रखा गया है। चलिए अब फाइनेंशियल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं भैया। यहाँ पे अपने को दिया गया है 2023 31 मार्च 2023 से लेकर 30 जून 2025 तक का डाटा अपने को देखने को मिलता है। एसेट्स में देखोगे तो ईयर एंड ईयर अच्छे खासे ग्रोथ अपने को देखने को मिल रहा है भैया। अगर अपन टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे तो 31 मार्च 2023 में 1690 करोड़, 31 मार्च 2025 में 1824 करोड़ बढ़ा है, ठीक है। 31 मार्च 2025 में 2327 करोड़ बढ़ा है। 30 जून 2025 में 653 करोड़ दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आप देखोगे 31 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 सॉरी 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का डाटा दिया गया है, यानी कि बीच का जो गैपिंग है 1 ईयर का गैपिंग है। उसके बाद जो डाटा दिया गया है 31 मार्च 2025 का डाटा, उसमें भी 1 साल का गैप है, ठीक है जी। उसके बाद जो डाटा दिया गया है 30 जून 2025, यानी कि केवल 3 महीने का ही डाटा दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक का डाटा तो ऑलरेडी दे दिया गया है, जो कि ईयरली बेसिस में काउंट हो रहा है। और उसके बाद जो डाटा दिया गया है वो 3 महीने का ही डाटा दिया गया है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 4 गुना कर सकते हैं इसको। 693 है, तो इसको 4 गुना करोगे तो लगभग 6 चौके 24, यानी कि इसमें भी टोटल इनकम में भी आपको ग्रोथ देखने को ईजिली मिल रहा है, ठीक है जी। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखोगे यहाँ पे 2023 में जो इसका पेड मार्जिन, ये जो कंपनी है लॉस में है 265 करोड़, 2024 में 341 करोड़, 2025 में 145 करोड़। अगेन जब ये IPO लाती है मार्केट में कंपनी, उस टाइम ये कंपनी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाती है। और आप देखोगे तो ये प्रॉफिट हो जाता है 4 करोड़, यानी कि आपको टोटल देखने को मिलता है लगभग 150 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी है इसके पास ऑलरेडी 150 करोड़ रुपए का आसपास लॉस था, यानी कि 145 रुपये। उसके बाद ये जाकर 5 करोड़ प्रॉफिट में आ जा रही है, यानी कि 150 करोड़ के आसपास इनके पास प्रॉफिट हो गया अचानक से। चलो यहाँ पे नेटवर्थ के अगर बारे में बात करेंगे, देखो हाँ चीज़ें यहाँ पे भी चीज़ें गेम चेंज है। 2023 में माइनस में था 1764 करोड़, 2024 में 2035 करोड़ है, माइनस में ही था उस टाइम भी। 31 मार्च 2025 31 मार्च 2025 तक ये 2200 करोड़ के आसपास ये लॉस में, यानी कि माइनस में था, ठीक है जी। 30 जून 2025 में अगेन ये डायरेक्ट हो गया प्लस में 2327 करोड़, मतलब समझ रहे हो, यानी कि इसके पास लगभग 45-46 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास नेटवर्थ में इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि उसको कवर करने के बाद भी उतना करोड़ रुपए, यानी कि 2327 करोड़ रुपए ये प्लस में दिखा दे रहा है। मजाक है कि IPO जब लाइएगा हम लोग अपन, मतलब क्या बताएं। बोरोइंग की अगर बात करेंगे तो बोरोइंग इंक्रीज हुआ है, नो डाउट। 2023 में देखो 329 करोड़ है, 329 करोड़ से 3 गुना ज़्यादा हो चुका है अभी तक का बोरोइंग, मतलब सीधा बेसिक एग्जांपल, बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है जी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मानेंगे तो ये माइनस में चल रहा है। EBITDA 15%, प्राइस टू बुक टू वैल्यू 10% लगभग। मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर IPO 25,346 करोड़। बात करेंगे तो माइनस में, EPS भी माइनस में चल रहा है। अब क्या ही डिस्कस करें, सब चीज़ें माइनस में ही चल रहा है। पेयर कंपैरिजन की अगर बात कर लेते हैं कि इसके कंपटीटर में कौन कौन से कंपनी है भैया। पेयर कंपैरिजन में पेटीएम है, जेगल है, एडेन है, शॉपिफाई, ये लोग बाहरी की कंपनी है, बाहर की कंपनी। बाकी जो इंडियन देखोगे तो ये भी, इसका EPS भी माइनस में है। NAV पेटीएम का प्लस में है, NAV इसका पाइनलैब का माइनस में है, पी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, इतना मैंने जो बताया वही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों का दोनों माइनस में, क्या ही बताया इस कंपनी में मेरे हिसाब से। आप अगर हाँ, अब चलिए मेन बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये जो पैसे उठा रही है 2000 कुछ करोड़, जो कि फ्रेश उसे पैसे लगाने कहाँ वाली है, ये जो लोन को रीपेमेंट करने वाली है 532 करोड़ रुपए का। इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में, जो कि सिंगापुर, ये लोग आउटसाइड अब अपने इंडिया से बाहर जो कंपनी है इनके सब्सिडरी कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, कंडक्शन के लिए दे रहे हैं 60 करोड़ रुपीज़। और बाकी जो IT एसेट एक्सपेंडिचर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, MA यार कुछ बोलते हैं इसको, 760 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए। करंटली GMP के बारे में बात करें तो मैं डायरेक्टली मना करता हूँ, ऐसे कंपनी में अप्लाई करने से अच्छा है और भी अपकमिंग IPO वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है जी। अभी इसमें ज़्यादा उछाल कुदाल करने की जरूरत नहीं है। 11 नवंबर को देखेंगे इस IPO का GMP किस हिसाब से, उस हिसाब से इस कंपनी में अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में। करंटली GMP के हिसाब से बात करेंगे तो 12 रुपये GMP चल रहा है, यानी कि 5% आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एक लॉट में 804 रुपये प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता है। करंटली GMP हिसाब केवल अंदाजा होता है, कोई भी
कंफर्म नहीं होता है, केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, चेंज होगा भी, ये फर्स्ट ही होगा। ये मैं बेसिकली यहाँ पे अवॉइड करूँगा, इस कंपनी को अप्लाई करने से अच्छा है दूसरे कंपनी में अप्लाई करूँगा। फिजिक्स वाला आ रहा है, इंडिया आ रहा है, टेन ईगो आ रहा है, ये कंपनी आ रही है। इस कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू करेंगे, उसके बाद उस कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल रहा तो। अगर वो भी नहीं रहा, नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर आईपीओ में अपने को अप्लाई करना ही है। ये भी कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जय जय माता दी।